नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। पारिस्थितिकी और जैव विविधता से संबंधित टॉप 100 प्रश्न जो कि विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकते हैं, उनको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं एक एक करके सभी प्रश्नों को। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। कब किया था? तो 1866 ईस्वी में किया था। वहीं बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा टांसले ने। ठीक, तो याद रखिएगा, अगर बोले केवल इकोलॉजी तो आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट हैकल, और वहीं बात करें इकोसिस्टम का तो आंसर हो जाएगा एजी टॉन्सले। ठीक, उम्मीद है दोनों को समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो वो ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र जो कि प्राकृतिक रूप से नहीं बना गया हो, इंसानों के द्वारा बनाया गया हो, उसको इसमें देखना है। तो ऑप्शन है वन तो जो है ये प्राकृतिक रूप से बनता है, तो ये नहीं होगा। झील भी होता है, ये मानव निर्मित नहीं होता, जनरली प्राकृतिक ही होता है। धान की खेत प्राकृतिक नहीं होता है, ये मानव द्वारा जब हम धान की खेती करते हैं, धान को हम लोग लगाते हैं तो वो एक जो परिस्थितिकी बनता है वो जो होता है मानव निर्मित होता है। और घास का मैदान भी जो होता है वो नेचुरल होता है। तो इस ऑप्शन का अनुसार हमारा आंसर हो जाएगा सी। जो धान का खेत होता है ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का उदाहरण है। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 3, जैव विविधता दिवस अर्थात इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा इसके सी, 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं बात की जाए 22 मार्च की, तो 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाते हैं। और बात करें 22 अप्रैल की, तो इसको विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। और 5 जून को हम मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि हाल ही में मनाया गया है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा इसका मणिपुर। भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, और दूसरा कहाँ है? तो मणिपुर में हो जाएगा। ठीक, और यह कहाँ है? तो याद रखिएगा यह मणिपुर में, यह लोकटक झील में स्थित है, और यहाँ संघाई हिरन पाए जाते हैं। दोनों बातें याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न संख्या 5, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? ऑप्शन है एटीपी, बी सूर्य का प्रकाश, सी डीएनए, और डी ग्रीन हाउस गैस। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सूर्य का प्रकाश। पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे इम्पोर्टेंट ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? सूर्य का प्रकाश, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, और पौधों के थ्रू जो है अगला जानवर धीरे धीरे मतलब अपना पोषण को पूरा करते हैं, और यह साइकिल चलती रहती है। तो सबसे मेन स्रोत क्या हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? ऑप्शन है ए, एक दिशीय यानी कि एक दिशा में, ऑप्शन है बी, द्विदिशीय यानी कि दो दिशाओं में, ऑप्शन है सी, बहुदिशीय बहुत सारी दिशाओं में, या फिर ऑप्शन है डी, वृत्ताकार। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एक दिशीय, एक दिशा में, यानी कि ऊर्जा हमेशा उत्पादक से उपभोक्ता की ओर बहती रहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक दिशीय, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, 10% का नियम किसने दिया था? ऑप्शन है ए, लिंडमैन, गोल्डमैन, ओडम और स्मिथ। सही आंसर हो जाएगा इसका ए, लिंडमैन। लिंडमैन ने जो था ये 10% का नियम दिया था। इसके अनुसार एक स्तर से दूसरे स्तर में केवल 10% ही ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? लिंडमैन ने 10% का नियम दिया था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है ए, साइलेंट वैली, कश्मीर घाटी, सुरमा घाटी, या फिर फूलों की घाटी। आंसर हो जाएगा ए, साइलेंट घाटी। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता साइलेंट घाटी में पाई जाती है, और यह कहाँ है? तो केरल के पश्चिमी घाट में स्थित है। ठीक, तो एक नेशनल पार्क भी है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इसको भी याद रखिएगा। कहाँ पाया जाएगा? केरल में पाया जाएगा।
अगला प्रश्न है रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? आंसर हो जाएगा IUCN। IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। और IUCN का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में गौण उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? ऑप्शन है ए शाकाहारी, बी मांसाहारी, सी पादप या फिर डी अपघटक। सही आंसर हो जाएगा बी मांसाहारी। मांसाहारी जैसे कि मेढक, लोमड़ी जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? गौण उपभोक्ता या फिर द्वितीयक उपभोक्ता। नेक्स्ट प्रश्न है काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा एक सींग वाले गैंडा के लिए। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट गिर राष्ट्रीय उद्यान यानी कि गिर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में गिर नेशनल पार्क स्थित है और किसके लिए फेमस है? एशियाई शेर के लिए। एक बात और याद रखिएगा, गिर जो होता है गाय की एक नस्ल भी है, तो इसको भी याद रखिएगा, गिर जो है गाय की नस्ल है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा जो थे चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। और ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसमें आपको पता होगा कि सरकार जो अंग्रेजी हुकूमत थी उसने बहुत सारे पेड़ काटने का आदेश दिया था, लेकिन जो वहाँ के जनजातीय लोग थे उन लोगों ने पेड़ों को चारों तरफ से घेर लिया, उनको गले लगा लिया पेड़ों को और बोला कि पेड़ को काटने से पहले तुम्हें हमें काटना पड़ेगा, हम ऐसे पेड़ नहीं काटने देंगे, और पेड़ से चिपक गए। इसलिए इस आंदोलन को चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 14। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए किसी देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए? आंसर हो जाएगा 33% कहिए या फिर 1/3 भाग पे कहिए। ठीक, वनों का होना जरूरी है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? आंसर हो जाएगा गंगा की जो डॉल्फिन है वो भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव है, गैंगेटिक डॉल्फिन। नेक्स्ट पौधों में जल और खनिजों का परिवहन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? आंसर हो जाएगा जाइलम के द्वारा। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम के द्वारा पौधों में जल और खनिजों का परिवहन मुख्य रूप से होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा जीव शीत निद्रा प्रदर्शित करता है? आंसर हो जाएगा छिपकली, मेढक, सांप या उपर्युक्त सही। सही आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी, छिपकली, मेढक और सांप। यह असमतापी जीव ठंड के दिन में क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं। जो छिपकली होते हैं, सांप होते हैं, मेढक होते हैं, खासकर वे जो कि स्किन से भी सांस लेते हैं, जब वो ज़्यादा ऐसा मौसम आ जाता है जो मौसम उनके अनुकूल नहीं होता है, तो वो अपना खाने के लिए जो भोजन होता है पहले से स्टोर कर लेते हैं और वो निष्क्रिय हो जाते हैं, एक तरह से मरे टाइप के, और वो स्किन से सांस लेते हैं। तो इसको याद रखिएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? आंसर हो जाएगा 1972 ईस्वी में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। और वहीं बात की जाए 1973 में क्या हुआ था? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नागपुर में है। अगला प्रश्न है लाइकेन किन दो जीवों के बीच का सहजीवी संबंध है? आंसर हो जाएगा कवक और शैवाल। कवक और शैवाल के बीच में लाइकेन जो है सहजीवी संबंध रखता है। नेक्स्ट शॉर्ट हेडेड या संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए ग्रीन ऑस्कर यानी कि व्हिटली पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा, ये अभी हाल ही में पूर्णिमा देवी वर्मन को ये व्हिटली अवार्ड जो है ये दिया गया है। और किस लिए दिया जाता है? तो संकटग्रस्त जो प्रजातियां होती हैं उनकी संरक्षण के लिए दिया जाता है। तो यहाँ से आपको 2-3 प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न कि संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा व्हिटली पुरस्कार। किसको दिया गया है? तो पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया है। नेक्स्ट संकटग्रस्त वन्यजीवों की सूची में पेंगोलिन के संरक्षण के लिए वर्ष 2026 की घोषित थीम क्या है?
तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पेंगोलिन गार्जियंस इन एक्शन। आंसर क्या हो जाएगा? पेंगोलिन गार्जियंस इन एक्शन। नेक्स्ट, भारत का बर्डमैन किसे कहते हैं, यानी कि बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर सलीम अली। इनके नाम पे एक नेशनल पार्क भी है और इनके नाम पे एक बर्ड सेंचुरी भी है, दोनों को याद रखिएगा। ठीक, नेशनल पार्क जो है वो है कश्मीर में और बर्ड सेंचुरी जो है वो है गोवा में है, दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट है, जैविक मरुस्थल यानी कि बायोलॉजिकल डिजर्ट किस नदी को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा दामोदर। दामोदर नदी घाटी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ अत्यधिक प्रदूषण होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? जैविक मरुस्थल। जैविक मरुस्थल इसलिए क्योंकि वहाँ पे जीव आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ प्रदूषण है तो जीव वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए उसको जैविक मरुस्थल बोलते हैं। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1992 ईस्वी में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? आंसर हो जाएगा सी, नाइट्रोजन, जो कि लगभग 78% पाई जाती है। इसके बाद वो सेकेंड नंबर पे आती है ऑक्सीजन आती है और तीसरे नंबर पे आती है कार्बन डाइऑक्साइड। इसको भी याद रखिएगा, ऑक्सीजन लगभग 21% और कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.003% के आसपास पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 27, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है? आंसर हो जाएगा मध्य मंडल, यानी कि मीजोस्फीयर जो होता है यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है। यहाँ तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28, मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे बादल, वर्षा, कोहरा वायुमंडल की किस परत में होती है? आंसर हो जाएगा सी, क्षोभ मंडल में, जो कि सबसे निचली परत होती है। नेक्स्ट, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। और ओजोन परत किस लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो सूर्य से नुकसानदायक, जो नुकसान करने वाली पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको ये क्या करती हैं? सोख लेती है, अपने अंदर नहीं आने देती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 16 सितंबर को। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन संरक्षण के लिए, और इसीलिए उस दिन हमें 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? आंसर हो जाएगा डॉप्सन। डॉप्सन जो होता है ओजोन परत की मोटाई मापने का इकाई है। अगला प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस है? ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो जो नीचे यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा CO2 यानी कि बी। नेक्स्ट, शुष्क बर्फ जिसको ड्राई आइस कहते हैं किसका ठोस रूप होता है? तो आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि सी। नेक्स्ट, अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं? आंसर हो जाएगा बी, SO2 और NO2। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये दोनों गैसें जो होती हैं अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होती हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक क्या है? ऑप्शन है ए वनों का काटना, ये भी सही है। दूसरा है ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता उत्सर्जन, ये भी सही है। मरुस्थलीकरण, ये भी सही है। ओजोन परत का क्षरण, सभी अपने जगह सही है, लेकिन इनमें से हमें एक ऑप्शन चुनना है, और एक ऑप्शन अगर हमें चुनना होगा तो अगर ग्लोबल वार्मिंग की बात की जाए तो आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता उत्सर्जन। ठीक, तो इन चारों में से अगर एक ऑप्शन चुनना होगा तो ऑप्शन बी हम चूज करेंगे। हालांकि सारे जो ऑप्शन है वो उत्तरदायी हैं, वो सारे आंसर हो सकते हैं, लेकिन कोई अगर एक चुनना होगा तो इसमें हम बी चुनेंगे। नेक्स्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा, अभी हमने बताया कि ओजोन परत के संरक्षण से है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध। और वहीं बात करें कि ओजोन परत को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाने वाला कोई गैस है तो कौन सा गैस है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो कि हम जो AC यूज़ करते फ्रिज जो यूज़ करते हैं फ्रिज से गैस निकलता है। ठीक, अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैसों की कमी से। नेक्स्ट, प्रकाश रासायनिक धुंध जिसको फोटोकेमिकल स्मॉग कहते हैं का मुख्य घटक क्या है?
आंसर हो जाएगा बी ओजोन और पैन। आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन और पैन। पैन का पूरा नाम होता है पेरोक्साइडाइल नाइट्रेट। ठीक, नेक्स्ट, वायुमंडल की अपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा बी हाइग्रोमीटर का। वायुमंडल की जो आर्द्रता होती है उसको मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट, हाल ही में अप्रैल 2026 में शेखा झील पक्षी अभयारण्य को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। और इसी के साथ साथ भारत का 100वां रामसर स्थल में मिल गया है जिसका नाम क्या है? सुरहा ताल। क्या है? सुरहा ताल। और ये कहाँ है? तो ये बलिया में है। ठीक, तो याद रखिएगा 99वां जो है शेखा झील पक्षी अभयारण्य, ये भी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में है। और 100वां भी जो है सुरहा ताल जो कि बलिया में है। तो दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 41। वायु गुणवत्ता सूचकांक की गणना में निम्नलिखित में से किस प्रदूषक को शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड AQI में 8 मुख्य प्रदूषक जैसे PM2, PM10, NO2 उतना हमको नहीं जाना, बस इतना जान लीजिए कि वायु गुणवत्ता सूचकांक जो होता है इसकी गणना में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक शामिल नहीं होता है? तो CO2 शामिल नहीं होता है, बाकी ये सब जो है शामिल होते हैं। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 42। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन यानी कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है ए वनीकरण बढ़ाना, बी कार्बन उत्सर्जन में कमी और स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन, सी कृषि सब्सिडी बढ़ाना, या फिर डी कचरा प्रबंधन। तो आंसर हो जाएगा इसका बी कार्बन उत्सर्जन में कमी और स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण के अच्छे संकेतक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन है ए कवक, बी फर्न, सी लाइकेन, या फिर डी अमरवेल। सही आंसर हो जाएगा सी लाइकेन। वायु प्रदूषण के अच्छे संकेतक माने जाते हैं लाइकेन। नेक्स्ट, सौर स्थिरांक या सूर्य से आने वाली किरणों के परावर्तन की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा एल्बिडो। ठीक, बर्फ का एल्बिडो सबसे अधिक होता है क्योंकि यह अधिकांश प्रकाश परावर्तित कर देता है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। और वैसे दोस्तों मैं एक आपको बता दूँ बात कि अगर एग्ज़ाम में आपको किसी भी संस्था का मुख्यालय नहीं पता हो तो अगर वहाँ पे आपको तुक्का लगाना हो तो आप दिल्ली में चले जाइएगा तुक्का लगाने। मतलब ज़्यादातर चांस होगा कि वो आपको सही होगा। ठीक, नेक्स्ट, फ्लाई ऐश प्रदूषण किसके द्वारा होता है? आंसर हो जाएगा थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में जो कोयला का दहन होता है, क्योंकि जब हम बिजली बनाते हैं तो बिजली बनाने के लिए हमें कोयला की आवश्यकता पड़ती है। कोयले को जलाते हैं, उस कोयले को जलाने पे जो राख निकलता है उसी को क्या कहते हैं? फ्लाई ऐश बोलते हैं। और यह किससे होगा? तो थर्मल पावर प्लांटों में होगा। नेक्स्ट, वाहनों से निकलने वाली जहरीली गैसों को कम करने के लिए भारत में वर्तमान में कौन सा मानक लागू है? तो आंसर हो जाएगा इसका BS6। ठीक, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? BS6। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आंसर हो जाएगा इसका जीन बैप्टिस्ट फूरियर। जीन बैप्टिस्ट फूरियर ने सर्वप्रथम ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रयोग किया था। नेक्स्ट, ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? आंसर हो जाएगा ए पर्यावरण संरक्षण के लिए। दिया किसके द्वारा जाता है? तो UNEP के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा गुरुग्राम, भारत में इसका मुख्यालय स्थित है। और ये बना कब था? तो 2015 में बना था, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, इटाई रोग किस धातु के प्रदूषण के कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा कैडमियम। इटाई जो होता है कैडमियम की अधिकता के कारण होता है। तो आंसर हो जाएगा बी कैडमियम। नेक्स्ट, मिनी माता रोग पानी में किस तत्व की अधिकता से होता है? आंसर हो जाएगा मरकरी अर्थात पारा।
और इसका नाम मिनी माता, वैसे हम नॉर्मल मिनी माता बोलते हैं, लेकिन इसका नाम है मीना माता। और इसका मीना माता क्यों नाम पड़ा, क्योंकि जापान की मीना माता खाड़ी के से इसकी शुरुआत हुई थी, इसलिए इसको नाम क्या कहा जाता है, मीना माता कहा जाता है। हालांकि हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में मिनी माता बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 53। पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन है ए ब्लू बेबी सिंड्रोम, बी ब्लैक फुट रोग, सी अल्जाइमर या फिर डी एनीमिया। सही आंसर हो जाएगा इसका ब्लैक फुट रोग। दोस्तों मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ, पता नहीं ये बात कितने लोगों तक पहुँची, कितने लोग सुन पाएंगे, क्योंकि 20 मिनट का लगभग वीडियो बन चुका है। और आपको जो मुझे जानते होंगे उनको पता होगा कि मैं फ़िलहाल जो हूँ ड्यूटी में थोड़ा बिज़ी हूँ, ड्यूटी में रहता हूँ। तो ऐसे अमूमन मेरे को टाइम नहीं मिलता है वीडियो रिकॉर्ड करने का, ऐसे बनाने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है, मतलब कि जैसे कंटेंट, लेकिन कंटेंट तो फिर मैं बना लूँ, लेकिन रिकॉर्ड करने का टाइम इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम जिस नौकरी में हैं हमें अकेले सेपरेट रूम तो मिलता नहीं है, हम एक लाइन में सोते हैं। लाइन करने का मतलब एक हॉल टाइप का होता है, उसमें बहुत सारे लोग सोते हैं। अब उनके सामने वीडियो रिकॉर्ड करना वो थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील होता है, और अकेला मेरे को टाइम मिलता नहीं कि अकेला कहीं ऐसे जाके वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, तो थोड़ा वो उसमें परेशानी होती है। तो अभी मैं आपको बताऊँ, मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात के बज रहे हैं, मैं आपको टाइम बता दूँ 1:40 हो रहे हैं और वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी सब कोई सो रहे हैं। तो अभी सब कोई सो रहे हैं तो मैं थोड़ा मतलब लाइन से बाहर आकर वीडियो जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। चलिए, तो ये छोटा सा बात था जो आपके साथ शेयर करना चाहता था। चलिए फिलहाल अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54। बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम किस तत्व की अधिकता से होता है। आंसर हो जाएगा नाइट्रेट। ठीक, बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 55। तंबाकू की लत मुख्य रूप से किस हानिकारक तत्व के कारण होती है। तो आंसर हो जाएगा निकोटीन। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, और इस निकोटीन के कारण ही जो इंसान तंबाकू खाने लगता है वो उसका हैबिचुएटेड आदी हो जाता है, एक तरह से लत लग जाता है उसको। अगला प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापते हैं, और आवासीय क्षेत्रों में दिन के समय में 55 डेसिबल से अधिक अगर ध्वनि जाती है तो उसको वो मतलब सही नहीं मानी जाती है। ठीक, अगला प्रश्न है ग्रीन मफलर का संबंध किस प्रकार के प्रदूषण को कम करने से है। आंसर हो जाएगा सी ध्वनि प्रदूषण को। ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण को कम करने से, और किस प्रकार से है, तो सड़कों के किनारे घने पेड़ लगाया जाता है जिससे कि ध्वनि जो होता है वो वहीं अवशोषित हो जाए और रिहायशी इलाकों में ना पहुँचे, तो इसी को ग्रीन मफलर बोलते हैं। नेक्स्ट, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब और कहाँ हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1986 ईस्वी में। यूक्रेन का एक चेरनोबिल जगह था, वहाँ पे परमाणु संयंत्र था, और उसी में एक विस्फोट टाइप का हुआ। और तो ये घटना जो है कहाँ हुई थी, तो यूक्रेन में हुई थी। कब, तो 1986 में। उस समय जो यूक्रेन था वो सोवियत संघ का ही पार्ट था। नेक्स्ट, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। आंसर हो जाएगा ए मिथाइल आइसोसाइनेट। आंसर क्या हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। कुछ लोग आइसोसाइनाइट बोलते हैं, तो साइनाइट नहीं होगा, साइनेट होगा, इस बात को याद रखिएगा। और यह कब हुआ था, तो 2-3 दिसंबर की रात को हुआ था। कब, तो 1984 में। नेक्स्ट, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, ठीक, यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से किसका मापन किया जाता है। बीओडी से किसका मापन किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा जल प्रदूषण को। ठीक, बीओडी अधिक होने का मतलब पानी अधिक प्रदूषित है। जिस पानी का बीओडी ज़्यादा आएगा वो पानी उतना ज़्यादा प्रदूषित है, वो पीने योग्य नहीं है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 61। गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए नमामि गंगे योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो आंसर हो जाएगा 2014 ईस्वी में। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट, त्वचा कैंसर मुख्य रूप से किन किरणों के कारण होता है। तो आंसर हो जाएगा अल्ट्रावायलेट किरणें, यानी कि पराबैंगनी किरणों के कारण होता है स्किन कैंसर। नेक्स्ट, संक्रमित स्तनधारियों जैसे
पागल कुत्ते या चमगादड़ के काटने से मनुष्यों में कौन सा घातक रोग होता है? जाहिर सी बात है कि आसान भाषा में पूछे तो कुत्ता काट ले या चमगादड़ काट ले तो कौन सा रोग होता है? तो आंसर हो जाएगा रेबीज़। क्या आंसर हो जाएगा? रेबीज़, जिसको हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। हाइड्रोफोबिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिस इंसान को रेबीज़ हो जाता है उसको पानी से डर लगता है, और पानी का जो नाम है वो हाइड्रो है, तो इसलिए उसको हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन सी की कमी से होता है? आंसर हो जाएगा स्कर्वी। इसमें जो होता है मसूड़ों से खून आने लगता है, तो जो खट्टे फल होते हैं अगर उसको हम उसका उपयोग करें तो इससे ठीक हो सकता है, क्योंकि खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है और विटामिन सी की कमी पूरी होगी तो जो स्कर्वी रोग है वो ठीक हो सकता है। नेक्स्ट, हाल ही में मई 2026 में केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक गर्मी के कारण किस नदी बेसिन का जल स्तर सबसे चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया है? आंसर हो जाएगा कृष्णा बेसिन। ठीक, आंसर क्या आ जाएगा? कृष्णा बेसिन। नेक्स्ट, भारत में केंद्रीय जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1974 ईस्वी में केंद्रीय जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड की नियंत्रण अधिनियम जो था वो पारित हुआ था। नेक्स्ट, समुद्री जल की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आंसर होता है फैदोमीटर। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई को मापा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 68, नदियों में जल प्रदूषण की मात्रा मापने के लिए सबसे सटीक तरीका क्या है? आंसर हो जाएगा बी, घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा। नेक्स्ट, सीसा युक्त पेट्रोल या ईंधन से बच्चों के शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? आंसर हो जाएगा सी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 70, ई कचरा के अंतर्गत मुख्य रूप से क्या आता है? तो आंसर हो जाएगा जो इलेक्ट्रॉनिक सामान जो खराब हो जाते हैं उसको ई कचरा के रूप में, ई वेस्ट के रूप में उसको जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि अब रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तराखंड में है। 1936 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। अब इस बात को एक बार फिर से समझिए, पूरा जो कहानी है कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन था, तो आंसर इसका या तो अगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो तो ये भी कह सकते हैं, रामगंगा नेशनल पार्क हो तो ये भी कह सकते हैं, या फिर हेली नेशनल पार्क हो तो ये भी कह सकते हैं, क्योंकि 1936 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी उत्तराखंड में। किस नाम से? तो हेली नेशनल पार्क में। बाद में जाकर यह जिम कॉर्बेट के नाम से जाना गया और वर्तमान में इसका नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क। तो इस एकमात्र क्वेश्चन में मुझे तो कम से कम 5 प्रश्न मिल गए, तो आप भी इसको देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? हमने इस क्वेश्चन को पहले भी कर लिया है। 5 जून को, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था पर्यावरण संरक्षण के लिए, और इसीलिए उस दिन से हम इसको हर साल विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में पारित हुआ था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में। नेक्स्ट, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो जाहिर सी बात है कि लक्षद्वीप जो है भारत के पश्चिमी साइड में है, और भारत के पश्चिमी साइड में कौन सा सागर है? तो अरब सागर है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा बी, इक्वाडोर में। ठीक, तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ है? इक्वाडोर में है। यह एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित दुनिया की सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखी है, तो इसको भी याद रखेगा कि सबसे ऊंचा जो है ज्वालामुखी है। ठीक, इसका नाम क्या है? कोटोपैक्सी। सुंदरवन डेल्टा में मुख्य रूप से किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा मैंग्रोव या सुंदरी वृक्ष। ठीक, ये कहाँ स्थित है सुंदरवन डेल्टा? तो पश्चिम बंगाल में है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 77, आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित रामसर कन्वेंशन
किस वर्ष हुआ था? आंसर हो जाएगा 1971 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ईरान के रामसर शहर में 2 फरवरी को 2 फरवरी 1971 को हुआ था और इसलिए 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इस क्वेश्चन को हमने पहले भी कर लिया है। पहाड़ों पर काफ़ी नमी और जल होने के बावजूद वहाँ मरुद्भिद पौधे फिर से देखेंगे। पहाड़ों पर काफ़ी नमी और जल होने के बावजूद वहाँ मरुद्भिद पौधे क्यों पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ढलानों के कारण पानी तेज़ी से बह जाती है और पौधे उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वहाँ पे मरुद्भिद भूमि जो है वो पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 79। बागवानी और कृषि के लिए सबसे उत्तम जैविक उर्वरक कौन सा माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा वर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुआ। जो बागवानी की होती है और कृषि होती है तो उसके सबसे उत्तम जैविक उर्वरक की बात करें, जैविक उर्वरक जहाँ पे कि खाद की मतलब केमिकल की बात ना हो, तो यूरिया जो है केमिकल है, डीएपी जो है केमिकल है, सोडियम फॉस्फेट केमिकल है, तो एक ही आंसर हो सकता है कि केचुआ खाद है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 80। भारत के किस राज्य ने महिलाओं के प्रशिक्षण और वन्य जीव संरक्षण के लिए वन्य जीवी दीदी पहल शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा इसका झारखंड। नेक्स्ट, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? आंसर हो जाएगा इसका बी अप्सरा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे हरा सोना कहा जाता है? आंसर हो जाएगा इसका वनों को हरा सोना के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड यानी कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का अध्यक्ष कौन होता है? तो आंसर हो जाता है इसका प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो होता है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का जो है ये अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा हेमिस नेशनल पार्क, जो कि कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और वहीं सबसे छोटा नेशनल पार्क की बात करें तो आंसर हो जाएगा साउथ बटन नेशनल पार्क, जो कि अंडमान निकोबार में है, जिसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, वन्य जीवों के अवैध शिकार को रोकने के लिए WCCB का पूर्ण रूप क्या है? तो सबसे पहला बात, वन्य जीवों का अवैध शिकार को रोकने के लिए WCCB जो है और इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, यानी कि ऑप्शन ए, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। नेक्स्ट, पृथ्वी सम्मेलन 1992 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरो, जो कि ब्राज़ील का एक शहर है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 87। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा इसका बी, नैरोबी केन्या में। ठीक, UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? केन्या के नैरोबी में। नेक्स्ट, बायोगैस और CNG का मुख्य घटक क्या होता है? आंसर हो जाएगा मीथेन। बायोगैस और CNG का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन होता है। इसी मीथेन को ध्यान में रखकर मोदी जी ने वो बयान दिया था कि गटर से जो है पाइप लगाओ, पाइप जो होता है गैस सिलेंडर में लगा दो और उससे क्या बोलते हैं चाय बना दो। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 89। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय कचरा है? आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख सकते हैं, प्लास्टिक बैग, नायलॉन की रस्सी, सब्जियों और फलों के छिलके या फिर कांच के बोतल। तो यहाँ पे बात की गई है जैविक से, तो जैविक से इसमें एक ही आंसर हो सकता है, सब्जियों और फलों के छिलके। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? तो आंसर हो जाएगा ए, चार्ल्स एल्टन ने 1927 ईस्वी में पारिस्थितिकी पिरामिड की जो थी अवधारणा को दिया था। नेक्स्ट, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी? तो इसको याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरुआत हुई थी? तो इसको मैंने आपको बताया था 1973 ईस्वी में। नेक्स्ट, जून 2026 में भारत के किस पड़ोसी देश ने पानी की कमी को दूर करने के लिए मेगा पद्मा बैराज परियोजना को मंजूरी दी? तो आंसर हो जाएगा बी, बांग्लादेश।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जैव विविधता अधिनियम यानी कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो आंसर हो जाएगा इसका 2002 ईस्वी में भारत में जैव विविधता अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा के पास किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, और यहाँ सालों भर मतलब वर्षा होती रहती है। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन की तर्ज पर दक्षिण भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और पूछा भी गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपिको आंदोलन। अपिको आंदोलन जो था ये चिपको आंदोलन के तर्ज पर दक्षिण भारत में चलाया गया था, और इसका जो नेतृत्व करता थे वो थे पांडुरंग हेगड़े, जो कि कहाँ के थे? कर्नाटक के थे। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 97, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 21 मार्च। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? ऑप्शन है ए प्लास्टिक, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ओजोन, या फिर डी फ्लाई ऐश। सही आंसर हो जाएगा ओजोन। ओजोन जो है ये प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। ठीक, ओजोन एक द्वितीयक प्रदूषक है जो प्राथमिक प्रदूषकों की रासायनिक क्रिया से बनता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? आंसर हो जाएगा 1953 ईस्वी में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई थी। और दोस्तों आज का आखिरी सवाल और 100वां प्रश्न, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? ऑप्शन है ए कोयला, बी खनिज तेल और गैस, सी जल विद्युत और सौर ऊर्जा, या फिर डी परमाणु ऊर्जा। तो सही आंसर हो जाएगा जल विद्युत और सौर ऊर्जा। ठीक, क्योंकि अब नवीकरणीय भी है और पर्यावरण के अनुकूल भी है। तो दोस्तों ओवरऑल इस सेशन में हमने 100 प्रश्न कर लिया पारिस्थितिकी और जैव विविधता से। तो उम्मीद है कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। हालांकि प्रश्न जो है वो तो आपने देख लिया होगा। प्रश्न जो है इसमें बेमतलब का फालतू प्रश्न नहीं है, ये ज़रूरी प्रश्न है जो या तो परीक्षाओं में पूछे गए हैं या फिर उससे संबंधित प्रश्न हैं जो कि पूछे गए हैं। तो चलिए यहीं पे हम सेशन को समाप्त करेंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद जो लास्ट तक ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है और बहुत समय निकाल के रात को मैं 2 बजे वीडियो जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ऐसे भी आप महसूस कर पा रहे होंगे मैं उतना जोर से नहीं बोल पा रहा हूँ, धीरे धीरे बोल रहा हूँ ताकि कोई डिस्टर्ब भी ना हो, नहीं तो कोई देखेगा तो बोलेगा ये पागल हो गया इतने रात को कर क्या रहा है। क्योंकि किसी को पता नहीं है कि मैं यूट्यूब पे चैनल है और मैं वो वीडियोज़ वहाँ डालता हूँ। ठीक, तो चलिए यहीं पे सेशन को समाप्त करेंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय हिंद।